नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अजय शुक्ला सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। देश में सियासत करवट बदल रही है, ये लोगों का मानना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के मन में क्या पल रहा है ये तो वही तो जान सकते, तीसरा नहीं जान सकता। लेकिन फिर भी लोग अनुमान लगाकर मीडिया में बताने आ जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि सीटों के परिसीमन को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर, जो लोकसभा की सीटों के परिसीमन के बाद होगा, इन दो तीन विधेयकों को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी अगर सदन में पास कराना चाहती है तो उसे दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। और इसको लेकर उसने बंगाल चुनाव के बाद प्रतिक्रिया शुरू कर दी, क्योंकि अप्रैल में जो एकाएक सत्र बुलाया गया था उसमें वो जो विधेयक पास नहीं हुआ, तब से अमित शाह भन्नाए हुए हैं और खुद को बड़ा बेइज्जत समझ रहे हैं। उन्हें भरोसा था कि पास हो जाएगा। अब इसमें ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ी, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, शरद पवार की पार्टी तोड़ने की चर्चा है। और ऐसे में राहुल गांधी ने आकर एक नया प्लान बनाया। इस प्लान को कामयाब करने के लिए कांग्रेस की चेयरपर्सन और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों की एक बैठक बुलाई गई है। उसमें राहुल गांधी पहुंचे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं, जयराम रमेश पहुंचे हैं, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम, सारे लोग बड़े पहुंचे हैं। तैयारी है कि जब संसद का सत्र चलेगा तो इस विधेयक को कैसे रोका जाए। राहुल गांधी ने उसमें चर्चा भी की है कि हम डीएमके को भी ले आएंगे। ये डीएमके की जो बातचीत थी वो राहुल गांधी की आपसी सहमति थी, और डीएमके और थलापति के बीच अब बहुत ज्यादा विद्रोह नहीं है, ये वहां की स्थितियां बता रही। लेकिन इसके बावजूद तरह तरह के आरोप लगे। सर, इस बैठक के बाद मानसून सत्र शुरू होगा। क्या लग रहा है कि इस बैठक के बाद इस राहुल के नए प्लान से ये सब फिर यथावत रह जाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इमीडिएट राजनीतिक जो आजकल टिप्पणी हो रही है, समीक्षाएं हो रही हैं, और हर कोई राजनीतिक विश्लेषक बन जाता है, यह अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक लगता है या कहें दुखद लगता है। क्योंकि आपको कितना नॉलेज है, आप वो जो देख रहे हैं उसी को आप राजनीति समझ लेते हैं। नहीं भाई, यदि जो आप देख रहे हैं वही राजनीति होती तब तो फिर ये गुड्डे गुड़ियों का खेल हो जाता, कोई भी इसको कर लेता। असली राजनीति वो होती है जो दिख रही होती है, उसके पीछे क्या हो रहा हो और उसके क्या नतीजे निकलेंगे, क्या इक्वेशन होगी, और जो दिखाया जा रहा है उस दिखा करके क्या होगा, ये बहुत सारी चीजें होती। तो इसीलिए मैं कहता हूं बड़ी बारीक नजर रखनी पड़ती है एक एक चीज, और उसके बावजूद कोई 100% एक्यूरेट है ये नहीं। किसी का तुक्का लग जाए अलग बात है, बाकी और कुछ खास होता नहीं। लेकिन जितना 31 साल की पत्रकारिता के दौरान और राजनीतिक पूरा कवरेज और सब कुछ करने के दौरान, संपादक और प्रधान संपादक रहने के दौरान मैंने जो समझा है, उसके बाद में मैं इतनी बात तो कह सकता हूं कि आज जो भारत की राजनीति में हो रहा है, पहली बात वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे लोग आ जाएंगे, या मैं कहूं ये वो उतने दूरदर्शी नहीं थे। क्योंकि ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसी समय में विंस्टन चर्चिल ने एक शब्द कहा था कि आज तो नेहरू हैं आपके पास, और एक समय आएगा भारत के नेता भूसा किस्म के, इनके मुंह पर मिठास लेकिन दिल में मक्कारी है, और ये इतने भ्रष्ट हैं कि आने वाले वक्त में यह हालत कर देंगे कि भारत में हवा पानी तक बिकेगा और यह देश बर्बाद हो जाएगा और फिर गुलाम हो जाएगा। आज हम उसके लक्षण देख रहे हैं। आज आपको याद होगा,
अमित शाह ने बड़ी कसमें लेके बिहार में कहा था, नीतीश बाबू आप बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, एनडीए का पार्ट नहीं बन सकते हैं, ये नहीं हो सकते। बने, मुख्यमंत्री भी रहे उसी तरीके से, एक बार नहीं कई बार। वही आप चले जाइए तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, तो नायडू क्या कहते थे, ये बूचर है, ये गद्दार है और इन लोगों के साथ हम नहीं जाएंगे, और न जाने क्या क्या कहते थे। आज उन्हीं के दोनों मिलके एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं, आंध्र प्रदेश में भी और दिल्ली में भी। तो ये आप समझिए उनकी बैसाखी, तो 2 बैसाखियां जो थी उनका ये सच है। उसके बाद में इनके साथ जो लोग आ रहे हैं, वही सबसे बड़ा टीएमसी की सयोनी घोष क्या कह रही थी, मैं कोई चड्ढा नहीं कि चड्ढी बन जाऊं। अब वो कौन सी चड्ढी बन गई, अब तो ये वही बताएं कि क्यों चली गई भाई। तो अब उसका कोई जवाब नहीं है, कोई वो नहीं। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग जो कस्में खाते थे, हम तो ममता दी के लिए, ममता दी ये, और ममता ही को छोड़िए, जो उनके भतीजे को ही अपना लीडर बताते थे, चाहे सयोनी घोष हो या और बहुत सारे, सब भाग गए। क्यों? क्योंकि जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते। जिन दिनों 2014 में कांग्रेस पार्टी हार रही थी, लग रहा था कि वो हारेगी, तो ऐसी स्थिति में कितने नेता सर 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 इधर उधर करके भागे थे, आपने देखा था। वही स्थिति होती है। और जब कांग्रेस मजबूत होने लगी तो वहां आने के लिए अब लाइन लगी पड़ी है। अब राहुल गांधी कहते हैं नहीं, स्क्रीनिंग करो, जो गया है वो क्यों गया है, हमें अब गद्दार लोग नहीं चाहिए, हमें लड़ने वाले लोग चाहिए। तो और उसका पूरा परीक्षण होना चाहिए। तो यह राहुल गांधी की रणनीति है। तो वही स्थिति उन्हें उनकी अपने सहयोगियों के भी साथ कि साहब आ रहे हो तो लड़ो ना। अब आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से ही शुरू कर देता हूं कि 8 जून को राहुल गांधी ने बैठक की थी इंडिया अलायंस की, और उसमें सारी बातें करने के बाद कहा था सबको मिल के लड़ना चाहिए, करना चाहिए। याद करिए, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया छात्रों का, युवाओं का, उनके भविष्य को लेके, रोजगार को लेके और सब चीजों को लेके, शिक्षा में जिस तरह पेपर लीक और सब कुछ हुआ है उन सबको लेके। क्या आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं समाजवादी पार्टी सड़क पर लड़ती नजर आई है? क्या अखिलेश यादव अपने 5 विक्रमादित्य मार्ग के घर से निकल के हजरतगंज, जो 800 मीटर दूरी पे है, क्या कहते हैं, हजरतगंज चौराहा, वहां आए हैं क्या? क्या वो 1 किलोमीटर की दूरी पर जो विधानसभा है उसके सामने आके प्रोटेस्ट किए हैं क्या? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि वो लड़ाई लड़े, वो वहां से एक मार्च निकालते हुए आ जाएं, वहीं पे नारे लगा दें, तख्ती दिखा दें, भाषण दे दें और चले जाए, या नहीं देने को मिलता है अरेस्ट कर लिया जाएगा, वहां तक तो आ जाइए। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी को वो कहते हैं कि खत्म हो गई, वो कांग्रेस पार्टी 4 आदमी हो, 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, 100 आदमी हो, 1000 आदमी हो, जो भी है, वो लेके सड़क पर लड़ते नजर आ रहे हैं। जब राम मंदिर का ही मसला हुआ, अखिलेश यादव ने ही ट्वीट किया था, और उसके बाद अखिलेश यादव अब तक अयोध्या राम मंदिर के उसमें नहीं गए, वहां से सांसद उन्हीं की पार्टी का है, वो नहीं गए कि वहां प्रोटेस्ट कर दे मंदिर के सामने। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े लीडर, कर दीजिए, नहीं। इसी तरीके से तमाम जगह। एक समय में ममता बनर्जी भी यही कहती थी, अरे राहुल कोई मतलब नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं। आज उन्हें राहुल के पास जाना पड़ रहा है, कांग्रेस के पास जाना पड़ रहा है, उन्हीं से वो करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आधार खत्म। यही मैं कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने सबको खत्म किया है, चाहे उनके लिए
प्रत्यक्ष साथ देने वाले रहे हो या परोक्ष रूप से साथ देने वाले रहे। आप प्रकाश सिंह बादल की पार्टी से लेके शिवसेना तक सबके हाल देख लीजिए, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। जो कर्नाटक की पार्टियां हुआ करती थी सब खा गई भाजपा, इसी तरीके से हिमाचल की पार्टी खा गई भाजपा, इसी तरह हरियाणा की पार्टियां खा गई भाजपा, इसी तरीके से उत्तराखंड की पार्टियां खा गई भाजपा जिनके बूते सत्ता पे आए, और इसी तरीके से देश के तमाम हिस्सों में। तो ये भाजपा की नीति है। राहुल गांधी ने यही किया। राहुल गांधी ने यही समझाने की कोशिश की कि आपको लगता है कि हम आपसे लड़ रहे हैं, नहीं, हम आपसे नहीं लड़ रहे हैं, हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, हम आपसे नहीं लड़ेंगे। यदि आपसे लड़ेंगे तो हम पागल हैं। हमारी तो लड़ाई आरएसएस बीजेपी से, उनका साथ देने वालों से। हम आपसे लड़ने नहीं आए, हमारे आप प्रतिद्वंदी है ही नहीं, हम तो लोकतंत्र को स्थापित करने वाले लोग हैं, हम तो संविधान बनाने वाले लोग। हम इस संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे, युवाओं के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे, देश के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम आपसे लड़ने नहीं आ रहे। तो राहुल गांधी ने तो बड़ा अच्छे ढंग से समझाया था। उसका फायदा यह हुआ कि वो मैसेज उन दलों को भी पहुंचा जो कुछ भ्रमित थे या कोई और था। उनमें से एक जो है तमिलनाडु की पार्टी है डीएमके। डीएमके की स्थिति यह है कि यदि डीएमके, चलिए राहुल गांधी से अलग यदि बात कर लेते हैं हम, कि डीएमके यदि सोचती है हम अकेले कुछ कर लेंगे तो कल के दिन बीजेपी जुट जाएगी और फिर डीएमके का भी वही हाल होगा जो हाल ममता बनर्जी का हुआ है। तो इसलिए उन्हें यह समझ में आ गया कि नहीं भाई, हमने ये गलती करी तो खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि विजय का साथ नहीं देते तो विजय का साथ बीजेपी मदद करा के एआईडीएमके के जरिए कराती और उसके बाद में उसकी पार्टी पर कब्जा कर लेती और वहां एक विधायक वाली बीजेपी सरकार की मालिक बन जाती। यह था पूरा गेम प्लान बीजेपी का। राहुल गांधी ने वह गेम प्लान फ्लॉप कर दिया, इसलिए परेशान हो गए। केरल में इन्होंने जो गेम प्लान किया था वहां की सीपीआईएम के साथ मिलके, वो जो प्लान किया था वामपंथी दलों के वहां के मिलकर के, उसको भी राहुल गांधी ने धराशायी कर दिया। और इसी तरीके से कर्नाटक में लगातार ये मात खा रहे, तेलंगाना में भी इनकी दाल गल नहीं पा रही। अब इसलिए बौखलाए हुए, तो ये देख रहे हैं कि हम कांग्रेस को तहस नहीं कर पा रहे हैं तो हम यही गेम करें। वो गेम चल रहा है। इसलिए इस देश को समझने की जरूरत है कि जिस तरह से हो रहा है ऐसे में कैसे बचा जाए, कैसे आगे चीजें बढ़ाई जाए। और इसको लेके जो मानसून सत्र आ रहा है, भाजपा जो प्लानिंग कर रही है कि हम यदि 2/3 की स्थिति में आ जाते हैं तो हम क्या क्या बदल देंगे, और उसके लिए सारा खेल चल रहा है। तो राहुल गांधी ने आज अपनी पार्टी की, यानी श्रीमती सोनिया गांधी सीपीपी चेयरमैन है, तो चेयरपर्सन है, तो उन्हीं के नेतृत्व में यह बैठक हुई। और इस बैठक में राहुल गांधी असल में मेन आज की डेट में कर्ता धर्ता वही है। वो मौजूद थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, यानी पार्टी के निर्णायक मंडल मौजूद था। उसके अलावा जो उसकी कोर कमेटी है संसदीय मामलों की, वो भी मौजूद थी। उसमें पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी भी थे और जयराम रमेश भी थे। उसमें पी चिदम्बरम जैसा व्यक्ति भी था और उसके अलावा भी अदर थे। पी चिदम्बरम डीएमके के काफी करीब हैं, वो उन चीजों को अपना मैनेज कर रहे हैं। इसी तरीके से और दूसरे लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन सब के ऊपर ईडी छोड़ी गई, लेकिन ये डरे नहीं, बिके नहीं, घबराए नहीं। तो ये वो योद्धा है
इसलिए राहुल गांधी को इन योद्धाओं पे भरोसा है, उन पे नहीं कि जो वो चोर हैं डर जाएं। अब जैसे आय से अधिक संपत्ति का मामला है अखिलेश यादव और उनके परिवार का, वो घबरा जाते हैं, क्योंकि जो विश्वनाथ चतुर्वेदी हैं, जिन्होंने 2008 में इनका आय से अधिक संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया था कि साहब इनके पूरे खानदान की सिर्फ इतनी जमीन होती थी, ये खुद मास्टर का काम करते थे, और ऐसी स्थिति में इनकी हालात, आर्थिक हालात जब बिल्कुल ऐसे थे बस हैंड टू माउथ वाले हो, इन्हें लखनऊ जाना होता था जब सैफई से या मैनपुरी से, तो चंदा किया जाता था और इनके गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए कि हाँ साहब इनकी जीप जाए और या कार जाए एम्बेसडर, तो ये चले जाएं। ये स्थिति थी जो उस दौर में। तो जो इस दौर के लोग रहे हो, अचानक उनके लंदन में होटल हो, हिंदुस्तान के तमाम जगह तमाम एसेट्स हो, और हजारों करोड़ रुपए के, हजारों भी कम कह रहे हैं, लाखों करोड़ की यदि एसेट बन जाए, तो भैया फिर सवाल तो उठता है। तो वही मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वही नरेंद्र मोदी का हथियार हो जाता है कि क्लोजर सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतने उसमें कानूनी पेचीदगियां फंसी हुई हैं कि सबूत को कहां दरकिनार कर दे। इसलिए ये पूरा मसला है, और इसीलिए कहीं जमीन पर लड़ते हुए अखिलेश यादव आपको नजर नहीं आएंगे। पिछले आप यदि 10-12 साल का रिकॉर्ड देख लें, इसके पहले मुलायम सिंह यादव संभालते थे पार्टी, तो अब आप पूरा खेल समझ चुके होंगे। यह स्थिति है। तो राहुल गांधी इन सारी बातों को समझते हैं, कहां किसकी कमजोर नस है, कौन कहां क्या कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हैंडल किया जाए, कैसे राहुल गांधी की ही मदद थी कि समाजवादी पार्टी अपने इतिहास के सबसे ज्यादा सीटें जीत सकी, क्योंकि आज देश के अंदर एकमात्र विश्वसनीय चेहरा है विपक्ष में, उसका नाम राहुल गांधी है। इसलिए ये सारा डर है। जी अजय सर, अब चाहे सोनम वांगचुक का मसला हो, चाहे उत्तराखंड की रैली हो, राहुल पर ही सब लोग टूट पड़ते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जब सोनम वांगचुक के पिताजी ने धरना दिया था, तो इंदिरा गांधी दिल्ली से चलकर वहां पहुंची थी और उनका अनशन जूस पिलाकर तोड़वाया था। उसकी तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर आ गई हैं। और आज प्रधानमंत्री के आवास से चंद कदम दूर सोनम जी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जा नहीं रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के ऊपर सबके सवालात हैं, आरोप हैं, जबकि जाना तो प्रधानमंत्री को चाहिए, सवाल प्रधानमंत्री से होना चाहिए। अगर राहुल जी चले भी जाएं तो राहुल के जूस पिलाने से असर क्या पड़ेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा? क्या मोदी सरकार पर कोई दबाव आएगा? तो ये जो राहुल का जो एक क्रेज बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए बार बार कोई कहते नहीं कुल्हाड़ी लेके आता है तो उसके अगल बगल की झाड़ियां काटना शुरू कर देता है। जो बढ़ रहा क्रेज को रोकने का ये प्रयास है या फिर कोई और बात? देखिए मिश्रा जी, सबसे बड़ी एक चीज देखिए कि सबसे पहले छात्रों की समस्याओं को लेके, युवाओं की समस्याओं को लेकर के, उनकी शिक्षा और सब चीजों को लेके जो स्थितियां पैदा हुई, इनको लेके लड़ाई किसने शुरू करी? राहुल गांधी ने, उनकी युवक कांग्रेस और एनएसयूआई ने, यानी छात्र कांग्रेस ने। और इन सब ने जो ये लड़ाई शुरू करी, वही लड़ाई आगे चल के बृहद बनी। कांग्रेस के लोगों ने तो सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, वाटर कैनन छोड़े गए, जेल भेजे गए कांग्रेस के। आप देखिए महीने महीने भर जेल रह के आ रहे हैं एनएसयूआई के लीडर्स, और इस तरह से करके सब जगह सारी चीज होती है। जब ये सब कुछ होता है, तब क्या सोनम वांगचुक ने एक शब्द बोला था, एक ट्वीट किया था क्या? एक ट्वीट दिखा दी, नहीं दिखा पाएंगे। आप अभिजीत दीपके का एक ट्वीट दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते, कोई नहीं। आप देखिए, जिन दिनों 6 शेड्यूल की लद्दाख में मांग चल रही थी, राहुल गांधी की टीम उसको लेकर के लड़ रही थी,
और राहुल गांधी गए थे वहां, याद करिए, लद्दाख में पूरा लद्दाख घूमे थे और वो चाहते थे कि इसकी लड़ाई लड़ने के लिए सोनम वांगचुक साथ आए तो हम उनको सम्मान के साथ उन्हीं की लीडरशिप में लद्दाख से लड़ाई शुरू करें। लेकिन सोनम वांगचुक ने अलग अपना भूमिका अदा की। राहुल गांधी ने कभी उसका विरोध नहीं किया। राहुल गांधी भी उसी बात को कहते रहे, वो भी कहते रहे। राहुल गांधी ने संसद में भी उठाया, जनता के भी बीच का, और उसको लेकर के जो बोला था कि चाइना किस तरह हमारी जमीनें कब्जा कर रहा है, क्या कर रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ एक डिफेमेशन का केस और कर दिया गया था, राजद्रोह का केस कर दिया गया था। लेकिन राहुल गांधी ने कभी रोया नहीं कि मेरे खिलाफ केस हो गया, मेरे खिलाफ कुछ हो गया, क्या हो गया। आज मैं आपको बताता हूं कि जो लोग बड़ा चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, उन्हीं को की स्थितियां देख के मुझे तरस आता है कि जब जब जितने 2019 से मैं गिना देता हूं, ज्यादा पुराना नहीं जाता हूं, ज्यादा पुराना भी कहें तो नोटबंदी से गिना देता हूं। जब नोटबंदी हुई, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने वाला था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि ये डिजास्टर साबित होगा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। रघुरमन राजन ने कहा, नरेंद्र मोदी ने रघुरमन राजन को आरबीआई के गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया था। और आज देखिए, अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए रघुरमन राजन को फेडरल बैंक का, अमेरिका की फेडरल बैंक का की पोस्ट पे उनको स्टैटिस्टिक नियुक्त करती है। उनके साथ में उन्हीं के सुझाए हुए 3 लोग और लाए जाते, उनकी टीम को किया गया। अमेरिका सुधारने के लिए उन्हें कर रहा है और भारत का प्रधानमंत्री उन्हें हटाता है। बहरहाल नतीजा क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उसी के बाद में बगैर कोई अध्ययन किए हुए एक बेमेल जीएसटी ले आया गया और वो जीएसटी ने और उसमें बेड़ा गर्क किया। उसके बाद में किसानों के खिलाफ अभियान चल गया और चीजें चल गई। रक्षा खरीद के नाम पे मनमानी की गई, जिससे भारत का अथाह पैसा, अभी आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर से लेके अब तक जब हम बात कर रहे हैं, 10 लाख करोड़ से अधिक के असलहे खरीदे जा चुके। भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करके असलहे खरीद रहे और इसी तरीके से तमाम चीजें। मैंने खुद एक लेख लिखा था 2018 में, इसी जुलाई महीने में, कि शेयर बाजार समृद्ध अर्थव्यवस्था का संकेत नहीं है। आज वो चीज बिल्कुल स्पष्ट साबित हो रही। तो मैं यही चीज कह रहा हूं, मैंने 2018 में लिखा था। और मैंने कैसे लिखा था, मुझे इसका नॉलेज राहुल गांधी और उनके तमाम सारे इकोनॉमिस्ट से जो डेटा और सारी बातें, जानकारी हासिल हुई थी, उससे मैंने लिखा था। यानी राहुल गांधी का अध्ययन तब भी कितना अच्छा था। बहरहाल देश नहीं समझ पाया, ये देश का दुर्भाग्य है, या देर से समझ रहा है, ये भी उसका दुर्भाग्य है। तो नतीजा ये हुआ, देश बर्बाद होता रहा। राफेल घोटाले, सारे घोटाले होते रहे, सब पे पर्दे डाले जाते रहे, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी कह के। और उसके बाद में हालत ये हुई, किसानों को बर्बाद करने के लिए किसान बिल ले आए गए और उसके बाद में बर्बादी हुई। उसके बाद में आए कोरोना था ही, कोरोना के कारण जो है कोई सिस्टमैटिक तैयारी नहीं हुई, उससे बर्बादी हुई। उसके बाद में एमएसएमई को समृद्ध करना था तो एमएसएमई को खत्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। बाकी सब पे लगाम लगाने की कोशिश की गई, आवाज को दबाने की कोशिश की गई, मीडिया को तोड़ा गया, बर्बाद कर। जब ये सब करेंगे तो ऐसी स्थिति में सही क्या रहेगा? तो जब सब आपने आज बर्बाद कर दिया है, तो एक राहुल गांधी ही तो है। लेकिन इनमें से किसी मसले पर ना सोनम वांगचुक बोले होंगे, ना अभिजीत दीपके बोले होंगे, ना कोई और बोला है। वो नरेंद्र मोदी के साथ प्रेम दिखा रहे थे। यही धर्मेंद्र प्रधान को, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सोनम वांगचुक और उनकी बीवी जा करके मिल करके, अरे मैं एक महान शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, ट्वीट किया था। देख लीजिए, उनका ट्वीट पड़ा है, दर्शकों को भी दिखा दीजिए, तो जिससे पता चल जाए ये किसके लिए खेल रहे हैं। अभी जब ये एनएसए में बंद किए गए, मैं जोधपुर जेल के कोई सीनियर ऑफिसर है,
उनके साथ संपर्क में आया, उनसे पूछा तो पता चला उन्हें सारी सुविधा दी गई थी। वहां उनके लिए अलग बैरक अलॉट किया गया जिसमें एसी लगवाया गया था। अब आप सोचिए, एसी लगवा करके रखा गया था, क्यों किया गया था? और उसके बाद में समझौता हो गया कि नहीं नहीं, अब तुम 6 शेड्यूल पे नहीं बोलोगे, बाकी चीजें करते रहो। तो 6 शेड्यूल पे उन्होंने छूटने के बाद सरकार ने वापस लिया एनएसए, कहीं पर भी अदालत ने नहीं आदेश दिया। तो अब आप समझिए, वो यहां पर तो अदालतें भी उसी हिसाब से चलती हैं। आपने देख ही लिया है कि दिल्ली दंगे के मामले में जो बेचारे निर्दोष लोग हैं वो जेल में हैं, जो दोषी हैं वो मंत्री बने बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि इनको रिहा कर दिया सरकार ने, और इसके बाद इन्होंने एक शब्द नहीं बोला 6 शेड्यूल, एक शब्द। राज्यपाल से मिलके अपने आप को लिख रहे थे ट्वीट कि मैं अभिभूत हूं। तो ये स्थिति है। और इसके बाद में अभिजीत दीपके का एक गेम शुरू होता है, जो अमेरिका में डीप स्टेट से जुड़े हुए एक कॉलेज में पढ़ रहा था, और वहां से अचानक वो पेश किया जाता है डीप स्टेट के कॉलेज में, और उसके बाद में यहां पर पेश किया जाता है। एयरपोर्ट पे उसको जाके परमिशन पकड़ा दी जाती है, उसे सरकारी गाड़ी से डीसी अपनी गाड़ी से लेके आता है धरना स्थल पे। अब आप पूरे खेल को समझ लीजिए। और जहां जहां राहुल गांधी की रैली बहुत दिनों से प्रस्तावित थी, परमिशन मिल गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद में राहुल गांधी का जैसे नाम आया कि वो आएंगे तो परमिशन रद्द कर दी। अब आप सोचिए, और ये होता है कि उनकी तो परमिशन रद्द हो जाती, ये जो चाहते हैं वो हो जाता है। तो इससे पूरे खेल को समझा जा सकता है। ऐसे में यदि आप सचमुच छात्रों के साथ लड़ना चाहते थे तो आप खुद कहते कि राहुल जी आप बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप आते। लेकिन आपने यह नहीं किया। आपने तो एक ऐसा ड्रामा बनाया कि हम हैं, हमारे पीछे सब आ जाओ। क्यों ये वही है कि अन्ना आंदोलन जैसे बनाया गया था, इनकी मंशा उसी तरह बना के इस बार विपक्ष को खत्म करने की थी, सत्ता पक्ष को नहीं। इसीलिए ये मोदी से सवाल नहीं कर रहे हैं, ये सवाल राहुल गांधी से कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी के हाथ में अधिकार नहीं है, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर है राहुल गांधी। राहुल गांधी पीपल्स लीडर ऑफ पीपल्स हैं। तो आप इससे समझिए वो पब्लिक के हैं ना कि उसके। तो वो तो छात्रों के लिए लड़ ही रहे हैं, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं उसमें आप बहुत पीछे हैं। राहुल गांधी तो पूरे देश में लड़ा है। तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। ये असल में बहुत बड़ी एक राजनीतिक साजिश है। और खुद अभिजीत दीपके का बयान है कि हमारे मंच पे कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी है। तो अब आप सोच लीजिए, जब वो दोनों एक जैसी है तो राहुल गांधी कांग्रेस से अलग तो है नहीं, कांग्रेस के ही नेता है वो, तो वो कैसे जा सकते हैं? ये नहीं सर, बिल्कुल आपने बहुत डिटेल में समझा दिया है और दोनों बातें बताई। आखिर क्यों दबे हैं नेता, क्यों हैं भयभीत नेता, क्यों राहुल के साथ खुल के अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, क्यों राहुल के साथ नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अभी लगातार सड़कों पर हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। देखना है कि जनता कब तैयार होती है, या फिर जनता इसी तरीके से इसी शासन में रहने को खुश है। तो जनता जाने, जनता तय करे। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।